India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कई सवाल पूछे हैं। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच पहुंचा तो स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में 3 दिन की देरी आखिर क्यों हुई। आप हमें गाइडलाइंस बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान या GRAP को लागू करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार और केंद्रीय आयोग या CAQM को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि GRAP के तहत चरण 4 प्रतिबंध अदालत के अगले निर्देश तक लागू रहेंगे। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकारों को ग्रेप 4 के प्रावधान लागू करने और साथ ही साथ उनके तहत लिए जा रहे एक्शन पर निगरानी के लिए विशेष टीम भी गठित करने की बात की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 10वीं और 12वीं की क्लास को भी ऑनलाइन मोड में किया जाए और कोर्ट ने कहा कि CAQM द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से ये प्रतीत होता है कि उसने AQI में सुधार होने की प्रतीक्षा की ओर इस प्रकार ग्रेप 3 और 4 के कार्यान्वयन में देरी की है, जबकि आयोग ग्रेप लागू करने के लिए AQI में सुधार का इंतजार नहीं कर सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों से स्कूल बंद करने और वर्किंग आवर्स में भी तुरंत समुचित बदलाव करे ताकि आम जन को राहत मिल सके। और कोर्ट ने कहा है कि सारे कदम AQI स्तर 450 से नीचे आने पर भी लागू रहेंगे। CAQM केंद्र सरकार, पर्यावरण और इसरो के विशेषज्ञों की सलाह से शीघ्र समुचित कदम उठाए। जस्टिस ओका ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हम राज्यों को कमेटी गठित कर ये सुनिश्चित करने का निर्देश देंगे कि कोई निर्माण कार्य न हो। वहीं कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार सुनिश्चित करे कि कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह बंद हो। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के उपायों को लागू करने की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि राजधानी दिल्ली में GRAP 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि GRAP के तहत चरण 4 प्रतिबंध अदालत के अगले निर्देश तक लागू रहेंगे। मामले की सुनवाई जस्टिस AS ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार के वकील से पूछा गया कि GRAP तंत्र क्यों नहीं लागू किया गया। जैसे ही AQI 401 को पार करता है, स्टेज 3 लागू कर दिया जाना चाहिए। ये 13 तारीख को हुआ था। इसके जवाब में दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि हमने राजधानी में ग्रेप 4 लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहा है कि अधिकारी अदालत की इजाजत के बिना ग्रेप 4 से नीचे नहीं जाएंगे, भले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI 300 से नीचे चला जाए। पीठ ने सवाल करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार बताए कि ग्रेप की गाइडलाइन क्या है, वहीं ग्रेप को लागू करने के लिए कौन मॉनिटर कर रहा है।
प्रदूषण को कम करने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि राजधानी दिल्ली में जब AQI 401 12 नवंबर को पार कर गया था, तो फिर ग्रैप 4 को लागू करने में इतनी देरी क्यों की गई? हवा के प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय तय है। इससे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप कहते हैं। इसकी 4 कैटेगरी के तहत सरकार पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है। राजधानी दिल्ली में इस समय प्रदूषण अपने खतरनाक स्थिति को पार करते नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली के साथ पूरे NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांसें लेने तक में दिक्कत महसूस हो रही है। जहरीली हवा ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज सुबह 8 बजे से राजधानी दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का 4थे चरण लागू कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता और खराब स्थिति में पहुंच गई थी। दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 441 दर्ज किया गया था। ये प्रदूषण की सबसे गंभीर श्रेणी मानी जाती है। दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के जिले बहादुरगढ़ का AQI 445 दर्ज किया गया था। वायु गुणवत्ता सूचकांक 1 नंबर होता है, जिसके जरिए हवा की गुणवत्ता को आंकने का काम किया जाता है। इससे हवा में मौजूद प्रदूषण के स्तर का भी पता लगाने की कोशिश की जाती है। AQI की रीडिंग के आधार पर हवा की गुणवत्ता को 6 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसके अनुसार 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच AQI को संतोषजनक स्थिति के तौर पर देखा जाता है। 101 और 200 मध्यम, 201 और 300 खराब, 301 और 400 बहुत खराब में आता है। अगर किसी शहर का AQI 401 और 500 के बीच है तो वह गंभीर श्रेणी में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में केंद्र की तरफ से जवाब नहीं दाखिल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी जताई है। बता दें आपको कि शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय को आदेश दिया है कि वह मौत की सजा पाए कैदी बलवंत सिंह राजवाना की दया याचिका को पर 2 सप्ताह के भीतर फैसला लें। और राजवाना को 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया था। जस्टिस PR गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथन ने राजवाना द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनकी दायर याचिका पर निर्णय लेने में 1 वर्ष और 4 महीने की असाधारण और अत्यधिक देरी के आधार पर मृत्युदंड को कम करने की मांग की गई, जो 2012 से राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है। कोर्ट ने कहा कि आज मामले को विशेष रूप से रखे जाने के बावजूद केंद्र की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है। पीठ केवल इसी मामले के लिए बैठी थी। पिछली तारीख पर मामले को स्थगित कर दिया गया था ताकि केंद्र राष्ट्रपति के कार्यालय से निर्देश ले सके कि दया याचिका पर कब तक फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता मौत की सजा पर है और हम भारत के राष्ट्रपति के सचिव को निर्देश देते हैं कि वह इस मामले को आज से 2 सप्ताह के भीतर इस पर विचार करने के अनुरोध के साथ राष्ट्रपति भवन के समक्ष रखे। राजवाना की ओर से दायर की गई याचिका में फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की गई है। राजवाना का कहना है कि वो 29 साल से जेल में है और दया याचिका 12 साल से लंबित है। पिछली सुनवाई में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राजवाना की दया याचिका लंबित है और हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री और 16 अन्य लोग 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के प्रवेश द्वार पर हुए विस्फोट में मारे गए थे और जुलाई 2007 में एक विशेष अदालत ने राजवाना को मौत की सजा सुनाई थी। राजवाना ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने मार्च 2012 में उनकी ओर से संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका दायर की थी और पिछले साल 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत की सजा को कम करने से इनकार कर दिया था और समक्ष प्राधिकारी को उनकी दया याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया था।
वहीं देश भर में ऋण वसूली ट्राइब्यूनल में खाली पड़े पदों को भरने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि देश भर में ऋण वसूली ट्राइब्यूनल में 1/3 पद खाली पड़े हैं। लगभग 39 पीठासीन अधिकारी के पद खाली होने की वजह से ट्रिब्यूनल संचालित नहीं हो रहे हैं, जिसके वजह से बैंकों में वित्तीय संस्थानों के कर्ज की वसूली का प्रमुख काम प्रभावित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में मांग की गई है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय को डीआरटी में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति और उनके चयन के संबंध में पूरा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है और साथ ही साथ याचिका के मुताबिक देश भर में ऋण वसूली ट्रिब्यूनल में 1/3 पद खाली पड़े हैं और इसमें पीठासीन अधिकारी के पद खाली होने की वजह से ट्रिब्यूनल संचालित नहीं हो रहे हैं, जिसके वजह से बैंकों में वित्तीय संस्थानों के कर्ज की वसूली का मुख्य काम प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही उनके मामलों को निपटाने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित है। इससे इन ट्रिब्यूनल के गठन का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा है। दरअसल देश में बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के तहत कर्जदारों से वसूली के लिए ऋण वसूली ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। फिलहाल 1/3 पद खाली हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी आर गवई ने कहा है कि हाशिए पर पड़े नागरिकों को सशक्त बनाना केवल कानूनी या आर्थिक सहायता का मामला नहीं है, बल्कि उन्हें खुद की वकालत करने के लिए भी सक्षम होना चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए जस्टिस बी आर गवई को पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्राधिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम उपलब्धियां और रोड मैप नामक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। बता दें आपको कि जस्टिस गवई ने कैदियों के अधिकारों की रक्षा, उनके बच्चों और परिवार की देखभाल में विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका पर बात की और जस्टिस गवई ने कहा कि उनकी दुर्दशा इसलिए चिंताजनक है क्योंकि 76% कैदी विचाराधीन हैं, यानी कि उन्हें अभी तक दोषी नहीं पाया गया है। वहीं उनमें से कई कानून सहायता तक पहुंच की कमी के कारण जेलों में सड़ रहे होंगे। जस्टिस गवई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैदियों को उनके अधिकारों तक पहुंचने में एक बड़ी बाधा कानूनी सुरक्षा और उपलब्ध सेवाओं के बारे में उनकी जागरूकता की कमी है। इसे संबोधित करने के लिए जेलों के भीतर कानूनी जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। जस्टिस गवई ने गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी और रिमांड चरण में कानूनी सहायता प्रदान करने में गंभीर रूप से कम आउटपुट पर चिंता व्यक्त की है। आंकड़ों का हवाला देते हुए जज ने कहा कि जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक पूरे भारत में 24,173 व्यक्तियों को पुलिस थानों में गिरफ्तारी पूर्व चरण में कानूनी सहायता दी गई है और 23,079 व्यक्तियों को गिरफ्तारी चरण में कानूनी सहायता दी गई है और 2,25,134 व्यक्तियों को रिमांड चरण में कानूनी सहायता दी गई। आर्जिकर मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में नेशनल टास्क फोर्स या एनटीएफ ने स्वास्थ्य पेशेवर की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की आवश्यकता के खिलाफ राय दी। एनटीएफ के अनुसार मौजूदा दंड कानूनों के प्रावधानों मेडिकल पेशेवर के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त है। एनटीएफ ने कहा है कि विभिन्न राज्यों ने मेडिकल प्रतिष्ठानों में हिंसा से निपटने के लिए विशेष रूप से कानून बनाए हैं। ऐसे कानूनों की अनुपस्थिति में भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों से ऐसे अपराधों को संबोधित किया जा सकता है। एनटीएफ ने कहा कि ये देखा गया है कि राज्य के कानूनों में प्रतिदिन मोटे छोटे अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान है और गंभीर अपराधों को बीएनएस द्वारा संबोधित किया जा सकता है। इसलिए स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए अलग केंद्रीय कानून की आवश्यकता नहीं है। एनटीएफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि 24 राज्यों ने मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए विशेष कानून पारित किए हैं। एनटीएफ ने कहा है कि अधिकांश राज्य कानून छोटे अपराधों को कवर करते हैं और उनके लिए सजा निर्धारित करते हैं। बड़े अपराध, जघन्य अपराध बीएनएस के तहत पर्याप्त रूप से कवर किए जाते हैं। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के
बलात्कार हत्या मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एनटीएफ का गठन किया था। कोर्ट ने सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन वीएसएम महानिदेशक चिकित्सा सेवा नौसेना की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय एनटीएफ का गठन किया, जिससे कि मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा, काम करने की स्थिति और कल्याण से संबंधित सिफारिशें की जा सके। एनटीएफ ने अस्पतालों में सुरक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें भी की, जैसे प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, रात की शिफ्ट में सुरक्षा प्रोटोकॉल और मेडिकल कर्मचारी के लिए परिवहन सीसीटीवी बढ़ाना, सुरक्षा जांच आदि। इसने सुझाव दिया कि रात के समय आपातकालीन इकाइयों में वरिष्ठ निवासी मौजूद हो सकते हैं। अस्पतालों में मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ हिंसा के किसी भी कृत्य की रिपोर्टिंग के 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। वहीं बिहार में लगातार पुल गिराने की घटनाओं को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार द्वारा मामले में जवाब दाखिल न करने पर जताई नाराजगी। बता दें कि सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बिहार और केंद्र सरकार को बिहार में पुल गिरने के मामले को लेकर दाखिल की गई याचिका पर अपना जवाब देने का अंतिम अवसर दिया है। साथ ही एनएएचआई को भारत सरकार के जरिए भेजे नोटिस का जवाबी हलफनामा देने के लिए 6 हफ्ते का समय देते हुए मामले की सुनवाई अगले साल 15 फरवरी को तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ब्रजेश सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद बिहार सरकार एनएचएआई के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। और दरअसल बिहार में छोटे बड़े पुलों और निर्माणाधीन पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। साथ ही याचिका में पहले से मौजूद और निर्माणाधीन पुलों की रियल टाइम निगरानी के लिए एक स्थायी नीति बनाए जाने का आदेश भी देने की मांग की गई है। कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में जमानत मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोप है कि याचिकाकर्ता ने फर्जी फर्म और सहायक दस्तावेज तैयार किए और अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता के पैसे मांगे हैं। बता दें आपको कि हालांकि जल्द ही कोई जवाब नहीं आया और याचिकाकर्ता ने अपना फोन बंद कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई के खंडपीठ के सामने पेश किया गया। जस्टिस गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने 3 सप्ताह के बाद वापस करने योग्य नोटिस जारी किया। आइए इस मसले पर इंडिया लीगल की रिसर्चर झलक भाटिया से ज्यादा जानकारी लेते हैं और झलक के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जस्टिस गवई की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। कथित धोखाधड़ी और जालसाजी का दरअसल ये पूरा मामला है। बताया ये भी जा रहा है कि जस्टिस गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने 3 सप्ताह के बाद वापस करने योग्य नोटिस जारी किया। Rightly, as ma'am said, in the given case of Sanjay Satyapathy versus State of Punjab, it is about the bail matter of fraud and forgery. The petitioner is a director of DBM Retails Private Limited. He, along with his ally, is alleged for doing fraud by preparing forged documents and a fake company and thus grabbing huge amount. Petitioner's ally met the complainant at Patiala and presented that DBM Retail Private Limited is a big company and was going to launch grocery and dairy product store in different cities for which the company needs retail counters. It was alleged that huge commission on sale of goods, rent of the shop and 12% return will be received by him if he invests in the company. The complainant thus invested ₹25 lakhs in the company. No retail shop was set up. Money was sent but after some time stopped. Office of the company was closed and the said directors switched off their phones. Thus the petitioner was arrested and he filed a petition for regular bail under section 439 of CRPC. The High Court held that there are serious allegations levied by the complainant and how he was trapped and persuaded to invest huge amount for gain. Therefore, considering the gravity of the offence and the fact that the petitioner is involved in large number of cases of similar nature, the petition for bail was rejected by Punjab and Haryana High Court. Today, when the matter was presented before Supreme Court, a division bench of Justice B.R. Gavai and Justice K.V. Vishwanathan issued notice returnable after 3 weeks. Thank you.
बहुत शुक्रिया आपका झलक, आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय के बारे में हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अनुकंपा नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है, जिसे किसी भी प्रकार की जांच या चयन प्रक्रिया के बिना प्रदान किया जा सकता है। कोर्ट ने दोहराया है कि अनुकंपा नियुक्ति हमेशा विभिन्न मापदंडों की उचित और सख्त जांच के अधीन होती है। इसी संदर्भ में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति किस आधार पर की जाती है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट क्या है? कंपैशनेट अपॉइंटमेंट एक पॉलिसी है जिसमें सरकार एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के निधन के बाद उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को नौकरी देती है, अगर वो सर्विस में या ड्यूटी पर मरते हैं तो। हाल ही में जस्टिस अभय एस ओका, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की एक बेंच ने क्लैरिफाई किया है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स किसी का वेस्टेड राइट नहीं है और ये एम्प्लॉय की सर्विस कंडीशंस का हिस्सा भी नहीं है। ये अपॉइंटमेंट सिर्फ तभी दी जाती है जब फैमिली को एम्प्लॉय के निधन के बाद तुरंत फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का सामना हो, और इसका मतलब ये नहीं है कि हर डिपेंडेंट को गवर्नमेंट जॉब मिलनी ही चाहिए। जस्टिस ऑगस्टाइन मसीह ने लिखा कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट तभी दी जाती है जब स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी के बाद स्पेसिफिक क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। इसका मकसद बस उन फैमिलीज की मदद करना है जो अपने प्राइमरी अर्नर के अचानक निधन के कारण काफी मुश्किल फाइनेंशियल सिचुएशन में आ जाती है, और ये भी जरूरी है कि पॉलिसी के रिक्वायरमेंट्स पूरे हो। कोर्ट ने ये भी कहा कि अपॉइंटमेंट्स को आर्टिकल 14 के तहत फेयर और लॉफुल होना चाहिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.